आज इस लेक्चर में खास 2 पॉइंट्स को लेके हम आपसे चर्चा करेंगे। ये बात जो हम बोलने जा रहे हैं आप ध्यान से सुनना। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के पास कि आपको केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस में एक जैसे पैटर्न पर तैयारी करने का एक साथ मौका मिल रहा है। हमको जितनी उम्मीद है फरवरी मार्च तक केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के टीयर सेकंड भी खत्म हो जाएगा, है ना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें यदि आपको आंसर आता है, जो जिसमें हर एक 23 यूनिट के पार्ट को टच करेगा, हर एक यूनिट को टच करेगा, वो ये वाला पार्ट है। आप ईएमआरएस की जितनी बेहतर तैयारी करेंगे आपको उसका रिजल्ट, आपको उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो केबीएस, एनबीएस में भी देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ जो समझ आई है वो ये है कि कभी कभार स्टूडेंट पूरे सिलेबस को कैप्चर करने के लिए, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के एक चक्रव्यूह में फंस जाता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना गवाएं। यदि आप किसी भी काम में इंगेज हैं और आपको लगता है कि मैं उस काम को छोड़ सकता हूं, तो आप छोड़ के तैयारी में लग जाइए। इस सिलेक्शन लेना और केवल तैयारी कर लेना बहुत अलग अलग बात है। सिलेक्शन की तैयारी अलग होती है और केवल तैयारी अलग हो सकती है। तो कोई स्टूडेंट सेल्फ तैयारी कर रहा हो, हमारे यहाँ से कर रहा हो या किसी भी तरीके से कर रहा हो, उसको एमसीक्यू पार्ट की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज इस लेक्चर में खास 2 पॉइंट्स को लेके हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे। पहला पॉइंट है कि केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस का जो टीयर सेकंड है, जो फिजिक्स का एग्ज़ाम पेपर है, उसकी नए एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिलेक्शन होने और ना होने को लेके डिसाइड होते हैं या आपकी तैयारी को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। दूसरा, जो हमने इस तैयारी के लिए कोर्स तैयार किया है, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, उसका आप बेहतरीन यूज़ कैसे कर सकते हैं। मतलब कंटेंट प्रोवाइड करना एक अलग बात है कि आपको टेस्ट सीरीज दी, कोर्स दिया, लेक्चर्स दिए, आपको बुक्स दी, नोट्स दिए, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दे, पहले क्या करें बाद में क्या करें। तो इससे बचाने के लिए आप इस कोर्स का स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ कर सकते हैं या अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगता रहे कि मेरा ये पोर्शन क्लियर हो गया है, मैं इतना तैयार हो गया हूँ, मुझे अब ये करना है, ये करना है, एक पैटर्न मिल पाए, एक रास्ता मिल पाए। ठीक है। अच्छी बात ये है, ये बात जो हम बोलने जा रहे हैं आप ध्यान से सुनना। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के पास कि आपको केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस में एक जैसे पैटर्न पर तैयारी करने का एक साथ मौका मिल रहा है। आप ईएमआरएस की जितनी बेहतर तैयारी करेंगे आपको उसका रिजल्ट, आपको उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो केबीएस, एनबीएस में भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब दोनों का लगभग पैटर्न सेम है, केवल क्वेश्चंस जो हैं उनके नंबर का फ़र्क है। आप को जैसे हमने पहले भी गाइड किया, वापस एक बात बता रहे हैं, ये जो केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, इसका इंतजार 2-3 साल से था और हो सकता है ये जो 600 के आसपास टोटल वैकेंसीज हैं तीनों को मिला के, वो वैकेंसी वापस आने में एक लंबा टाइम लगे। इसलिए ये जो 2-3-4 महीने हैं, ये हमको जितनी उम्मीद है फरवरी मार्च तक केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के टीयर सेकंड भी खत्म हो लेगा, है ना। तो ये जो 3-4 महीने हैं इसमें आप अपना 100% एफर्ट्स लगाइए। टीयर फर्स्ट को लेके आप अपनी तैयारी भी कीजिए, फिजिक्स को लेके आप अपनी तैयारी कीजिए और फिजिक्स को लेके या टीयर फर्स्ट को लेके एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाइए। मतलब कि मुझे किस पोर्शन को बेहतर बनाना है जिससे मैं सिलेक्शन की रेस में आगे जा सकूं। हमने पीजीटी की तैयारी हमारे समय में जब हमने की थी और इतने समय से जब हम करवा रहे हैं, तो एक चीज़ जो समझ आई है वो ये है कि कभी कभार स्टूडेंट पूरे सिलेबस को कैप्चर करने के लिए, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो उस चक्कर में कभी कभार क्या होता है, टाइम कम होता है, तो एक मैनेजमेंट कोर्स का, कंटेंट का, सिलेबस का एक खास मैनेजमेंट वो नहीं कर पाता। इस वजह से उसको तैयारी करने में भी प्रॉब्लम होती है। यदि किसी भी तरीके से सिलेबस पूरा हो भी जाए तो फिर उसको एग्जाम पेपर में प्रैक्टिस करने में या एग्जाम पेपर जब परफॉर्म करते हैं 3 घंटे, वहाँ तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी की जो जिम्मेदारी है, आपकी तैयारी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो केवल सिलेबस को पूरा करना है। सिलेबस एक पार्ट है तैयारी का। तैयारी में प्रैक्टिस भी आती है, तैयारी में एग्जाम पेपर का जो फियर है उससे लड़ना भी आता है, तैयारी में कैलकुलेशन मिस्टेक्स को सुधारना भी आता है, क्योंकि मेन आपका जो फाइट है, मेन आपका जो काम है वो एग्जाम पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि इसकी फिजिक्स बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर पढ़ता है, ये ज़्यादा टाइम तक पढ़ता है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है। तो हमारा पर्सनल मानना है, जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं, हम खास तौर पे एक चीज़ का बहुत अच्छे से फोकस करवाते हैं या फोकस देते हैं, वो है उन 3 घंटे की प्रिपरेशन जो एग्जाम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उस 3 घंटे में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम, गलत ऑप्शन भर देना, लगातार 5-6 क्वेश्चंस का ना होना, फॉर्मूला भूल जाना, न्यूमेरिकली अप्रोच नहीं बन पाना, कठिन पेपर का बन जाना, इजी पेपर का बन जाना, तो हर एक परिस्थिति के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है,
एक कोचिंग ही आपकी हेल्प कर सकती है। इसमें आपको सेल्फ एफर्ट्स डालने होंगे, आपको अपनी सेल्फ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। हालांकि रास्ता प्रोवाइड करने का, रास्ता देने का, फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम हमारा है, बट चलने का काम आपका है। इसलिए एक शब्द वापस रिपीट करेंगे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना गवाएं। यदि आप किसी भी काम में इंगेज हैं और आपको लगता है कि मैं उस काम को छोड़ सकता हूं, तो आप छोड़ के तैयारी में लग जाइए। ये मौका आपको शायद बहुत लंबे समय बाद देखने को मिले, और जब समय निकल जाता है तो 2-3 साल के बाद आपकी क्या परिस्थिति होगी, क्या आप तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो किसी को नहीं पता। इसलिए आप इस तैयारी का खास बेनिफिट उठाइए। दूसरी बात, ये जो नया एग्जाम पैटर्न आया है जिसमें डिस्क्रिप्टेड है, जिसमें एमसीक्यू है, तो लोगों को, स्टूडेंट्स को इसको लेके खास हल्का सा फियर है कि पैटर्न बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, अब कैसे सिलेक्शन होंगे। किसी भी एग्जाम पेपर का जब नया पैटर्न आता है तो उसकी कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ बुरी बातें भी होती हैं। बुरी का मतलब थोड़ी सी मुश्किल लगने वाली बात है। आप अच्छे वाले पार्ट को यदि देखोगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी पहली ये है कि EMRS, KBS, NBS ने अपने सिलेबस को चेंज नहीं किया। 11-12 का कंटेंट रखा है। चाहते तो ग्रेजुएशन जोड़ सकते थे, जैसे बाकी की स्टेट बोर्ड में जोड़ा गया, जैसे DSSB में भी है, लेकिन इन्होंने EMRS में, KBS, NBS में 11-12 को रखा, जिसकी पकड़ आमतौर पे स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से होती है। चाहे पढ़ा के हो, चाहे नीट IIT की कभी तैयारी की हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड की तैयारी की हो, या किसी भी तरीके से की हो। यदि नहीं की है, पकड़ नहीं है, तो इतना सिलेबस है कि पकड़ बनाई जा सकती है। क्योंकि ग्रेजुएशन के लंबे डेरिवेशन, लंबे कॉन्सेप्ट को समझना 11-12 की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यह है कि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप मैच्योर स्टूडेंट हैं, आपके लिए इससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ कंप्लीट करना आसान काम है। दूसरी अच्छी बात जो सिलेबस की है, जो इस अपॉर्चुनिटी की है, वो ये है कि एक डर था, हालांकि ये सबने बताया था, हमने भी EMRS का जब बैच लाए थे, EMRS के बारे में जब लेक्चर्स लाए थे यूट्यूब पे, तो हमने भी कहा था कि EMRS का जो पैटर्न आया है MCQ प्लस डिस्क्रिप्टेड को लेके, वही पैटर्न KBS NBS में भी फुलफिल किया जाएगा। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि सेंट्रल एग्जाम एक में अलग पैटर्न रखे, दूसरे में अलग रखे। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही, हमको डर भी था साथ साथ में कि ऐसा ना हो कि पैटर्न सेम ना हो, बहुत ज़्यादा तकलीफें हो जाएं, क्योंकि फिर क्या करते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं KBS NBS की तैयारी करूं या EMRS की करूं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे पॉजिटिव जो बात है सेकंड, वो ये है कि पैटर्न लगभग सेम है। तो आप यदि MCQ की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो उसका सीधा इफेक्ट आपको KBS NBS में देखने को मिल रहा है, और आप डिस्क्रिप्टेड पार्ट की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उसका सीधा इफेक्ट आपको KBS NBS में देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि सर देखो, फाइनली हमको सिलेक्शन लेना है, हमको कोई वहाँ पे शक्तिमान तो बनना नहीं है कि हम सब डिस्क्रिप्टेड भी 100% अटेम्प्ट करेंगे, हम MCQ भी 100% अटेम्प्ट करेंगे, हम 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे। हमारा टारगेट है सिलेक्शन लेना। क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप हर एक पार्ट को पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से करें। जो बात हम बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, सोच समझ के एक बार अपना एक्सपीरियंस जोड़ना है, अपना जो आसपास के स्टूडेंट्स उनसे चर्चा कर लेनी है। क्योंकि हमको जो हमारे अनुसार लगता है सिलेक्शन लेने का तरीका, हमने कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, PGT के भी किए हैं, स्टेट बोर्ड्स के भी किए हैं, हायर एजुकेशन के भी किए हैं। तो एक अनुभव है कि सिलेक्शन लेना और केवल तैयारी कर लेना बहुत अलग अलग बात है। सिलेक्शन की तैयारी अलग होती है और केवल तैयारी अलग हो सकती है। तैयारी में तो सिलेबस पूरा करना भी हो सकता है, सिलेबस को रटना भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना एक बहुत टिपिकल टास्क भी हो सकता है और ज़रूरी टास्क भी है। तो हम ये कह रहे थे, जैसे आपने देखा होगा कि KBS और NBS जो है ना, वो स्पष्ट रूप से आपको समझा रही है कि 60 मार्क्स का जो है वो MCQ पार्ट है और जो 40 मार्क्स का आपका जनरल पार्ट है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और डिस्क्रिप्टेड है। टोटल यूनिट की संख्या यदि KBS को अपन ऑब्जर्व करें, है ना, तो तकरीबन 23 या 22 यूनिट है। ठीक है, 2 या 3 यूनिट उन्होंने हटा दी है। अब या तो अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में लिखना रह गया होगा, क्योंकि एक एक वर्ड EMRS का सिलेबस और KVS का सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है ना, लेकिन बीच में 3 यूनिट गायब है। तो पहले जब हम उस सिलेबस को पढ़ रहे थे KBS NBS वाले को, तो हमको ये लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमने शायद पेज ज़्यादा पलट दिया हो क्योंकि स्किप हो गया हो। हमको लगा हो सकता है कि ये छपने में या टाइप करने में रह गया हो, बट जो आया है उसके अकॉर्डिंग 22-23 यूनिट हैं और 25 यूनिट जो हैं वो EMRS के सिलेबस में है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आपको 25 यूनिट की ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो यूनिट छोड़ी गई हैं उनका यूज बाकी के कंटेंट में तो होता ही है। लेकिन हाँ, हम आपसे ये समझाने वाले थे, यहाँ पे हम पॉइंट को चेंज कर गए। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं KBS में और 15 क्वेश्चन आने वाले हैं EMRS में। हम बात KBS की करें तो
23 यूनिट में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब वो कोशिश करेगा कि 10 यूनिट को टच करे। ठीक है, एक संभावना ये है आसपास के एग्जाम पेपर्स जो डेरिवेटिव हो रहे हैं उनको देख के, जो रिटन एग्जाम हो रहे हैं उनको देख के, कि 2 यूनिट को मिक्स करने से वो बचता है, लेकिन 1 यूनिट के अलग अलग पार्ट डालता है। हम रिपीट कर रहे हैं, 2 यूनिट को मिक्स करने से वो बचता है डेरिवेटिव में, लेकिन 1 यूनिट के कई सारे पार्ट क्वेश्चन में डालता है कि आप इसकी डेफिनेशन दीजिए, इसका ग्राफ बताइए, सेकंड क्वेश्चन इसके बारे में न्यूमेरिकल दे दिया, तो 3-4 क्वेश्चन मिला के देता है, जिससे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अंक का विभाजन है, वो अच्छे से हो पाए, जिससे वो अच्छे से ये जस्टिफाई कर पाए कि नंबर देना है नहीं देना है। क्योंकि यदि ऐसे टाइप क्वेश्चन दे देगा तो फिर कहीं ना कहीं मन मर्जी चलती है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं दे रहा हूँ, नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं दे रहा हूँ। हमारे फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में अच्छी बात यह है कि न्यूमेरिकल बड़ा कॉमन सा होता है। कॉमन का मतलब सभी लोग एक जैसा सोल्यूशन लिखते हैं, तो यदि आपका सोल्यूशन सही है, लिखने का तरीका सही है, राइटिंग स्किल्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है आप नंबर लेके आएंगे। लेकिन इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। 23 यूनिट का डेरिवेशन तैयार करना, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। इस बात को हम वापस क्लेरिफाई करेंगे, वापस बताएंगे। आपको यदि ये लगता है कि 10 डेरिवेशन आपसे पूछे जाएंगे, तो हमको जो एक्सपीरियंस आया है आसपास के एग्जाम पेपर को देख के, जो अनुमान है वो बता रहे हैं, 10 में से 2 या 3 तो न्यूमेरिकली वो पूछेगा डेरिवेटिव में, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, और 15 में से 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है। क्योंकि HPSC में जो पेपर हुआ हरियाणा का, वहाँ 18 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टेड आते हैं, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल पूछे गए। लिखने का तरीका न्यूमेरिकल का होता है, वही गिवन डेटा लिखना, फॉर्मूला लिखना, सॉल्व करना, कैलकुलेशन आगे फॉरवर्ड करनी होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें यदि आपको आंसर आता है, जिसमें हर एक 23 यूनिट के पार्ट को टच करेगा, हर एक यूनिट को टच करेगा, वो ये वाला पार्ट है। लगभग ये समझ लीजिए कि 3 क्वेश्चंस के आसपास हर एक यूनिट से आने की उम्मीद है। हो सकता है कि किसी से, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन छोटा टॉपिक है तो 2 बना ले, हो सकता है रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा टॉपिक है, जैसे इलास्टिसिटी छोटा टॉपिक है, लेकिन आप ऑसिलेशन एंड वेव की बात करेंगे तो बड़ा टॉपिक है, तो वहाँ से ज़्यादा आ जाए। बाकी का एवरेज देखा जाए तो हर यूनिट को टच करने का जो मौका है वो यहाँ मिलेगा। इसलिए आपको MCQ पार्ट की तैयारी सबसे बेहतर तरीके से करनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। तो कोई स्टूडेंट सेल्फ तैयारी कर रहा हो, हमारे यहाँ से कर रहा हो, या किसी भी तरीके से कर रहा हो, उसको MCQ पार्ट की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। यदि आपकी MCQ पार्ट की तैयारी हो रही है, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट तैयार किए, बिना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाए आप MCQ बना ही नहीं सकते। इसलिए फिजिक्स को समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और डाउट ना रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि ये 3 बातें यदि आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो MCQ तो होगा ही होगा, आप डेरिवेशन वाला पार्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि डेरिवेशन पार्ट क्या है, आपके लिए, हमारे लिए डेरिवेशन लिखना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है। हम किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो उसका डेरिवेशन बना सकते हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। अब हमारी वो स्टेज नहीं है कि हम हर चीज़ को रटें। रटने वाला व्यक्ति ना तो यहाँ सक्सेसफुल होगा, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी पहले दिए हुए टाइम में, क्योंकि टाइम कम है, मेन प्रॉब्लम है टाइम का। यदि हमारे पास 8 महीने 10 महीने होते ना, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि हम क्या करते, फिर आपको एक बैच 7-8 घंटे का क्लास लेते और डेरिवेटिव पार्ट अलग से करवाते और वो सारा MCQ वाला पार्ट अलग से करवाते, प्रैक्टिस भी नहीं करवाते। अब क्या है कि टाइम कम है, ईयर फर्स्ट भी निकालना है, तो इसलिए टाइम कम है। इस वजह से आपका जिम्मेदारी पहले MCQ पार्ट करना है, और MCQ पार्ट भी इस तरीके से करना है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख सके। उसके बाद आपको साथ साथ NCERT, स्टेट बोर्ड की बुक्स या कुछ नोट्स जो 11-12 के, उनको पास रखना है, जिससे आप ये हल्का हल्का आइडिया लगा सके कि न्यूमेरिकल या ये जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से चलता है। अब हम जो बताने जा रहे हैं, हमारे सेकंड पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं कि हाउ टू कंप्लीट द कोर्स। हमने जैसा कि कहा, हमारे लिए अलग अलग चीज़ें आपको दे देना है। किसी भी कोचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देना ही काफ़ी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें प्रोवाइड की गई है उनको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके दिया जाए, जिससे आप अपनी तैयारी को मॉनिटर कर सके कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, मुझे अब क्या करना है। ठीक है, तो जैसा कि तैयारी में पता चला कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, आपको राइटिंग स्किल्स भी मजबूत करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब प्रैक्टिस भी बहुत सारे तरीके से होती है। कभी कभार लगता है कि हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कोई कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम जब न्यूमेरिकल करने गए तो न्यूमेरिकल बने ही नहीं। न्यूमेरिकल बनना इतना आसान थोड़ी होता है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। एक माइंड सेट होता है जो धीरे धीरे न्यूमेरिकल पढ़ने से ही आता है। आप जो पहला टेस्ट दोगे ना, यहाँ दोगे, हमारे कोचिंग में जो पहला टेस्ट दोगे आप, तो आपको पढ़ के लगेगा कि यार मैंने तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मेरे को सारे समझ में आ गए, बोर्ड पे जो न्यूमेरिकल कराए वो तो मेरे को आ गए, लेकिन मैं इस टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप पहली बार टेस्ट दे रहे हैं तो कर भी नहीं सकते सर वहाँ। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ना ही अपने आप में एक आर्ट है। एक बार न्यूमेरिकल को पढ़ के वो डेटा निकालना,
और वो न्यूमेरिकल अप्रोच पकड़ना एक टास्क होता है, और ये टास्क धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही दूर होता है। ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक रिड्यूस करने का तरीका है, ये टेस्ट को देने के बाद एनालिसिस करने से ही आता है। ये जो स्पीड इंप्रूवमेंट होता है वो टेस्ट को देने के बाद आप जब एनालिसिस करते हैं कि यार मैंने क्यों लेट क्वेश्चन किया, क्या मैंने मिस्टेक कर दी, वो वहीं से सॉल्व होता है। नेगेटिव मार्किंग कब खत्म होती है, जब आप टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। तो जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे सकता, एनालिसिस नहीं कर सकता, वो कोर्स को ज्वाइन ना करे, क्योंकि आप भले ही फिजिक्स सीख जाएंगे, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आपका कॉम्पिटिशन हो रहा है, आप इतनी बड़ी जॉब लेने जा रहे हैं, एक जॉब आपका लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर देती है सर। क्या बेहतरीन पोस्ट आपको दी जाएगी। राजस्थान में इसको लेक्चरर बोला जाता है, बिहार में इसको हाई स्कूल टीचर बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता बोला जाता है, KBS NBS सेंट्रल में इसको PGT बोला जाता है। बाकी का पोस्ट लेक्चरर की होती है 11-12, एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट को यदि कोई आपसे दे रहा है कोई, तो वो आपसे एक अच्छी खासी मेहनत डिमांड करता है, और ये 3-4 महीने की मेहनत आपके लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर देगी, आपकी लाइफ के सोचने के तरीके को बदल देगी, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर देगी। इसलिए इस टाइम का बहुत अच्छे से कंज्यूम कीजिए, यूज़ कीजिए। इस टाइम में डिप्रेशन भी हो सकता है, हमको पता है। अकेले लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, न्यूमेरिकल के साथ लड़ाई करना, कॉन्सेप्ट को याद रखना, रिवीजन करना, दोस्तों से भी कभी कभार कंपटीशन हो जाता है तो वो डिप्रेशन भी सहन करना बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन यही एक यात्रा का हिस्सा है। आप इसमें टूटेंगे नहीं, धीरे धीरे बनेंगे, है ना। जैसे होती है ना कि नियति, मतलब जो आप तैयारी करते हैं, जब आप कंपटीशन लड़ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप कुछ बन रहे होते हैं। जब वो व्यक्ति बनता है तब वो उस पोस्ट के लायक होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपका चल रहा है, आप इसमें स्ट्रगल ना लें। तो हमने कहा कि तैयारी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं। जैसे पहला पोर्शन क्या है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सीधा न्यूमेरिकल करने जाओगे तो नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। उसके बाद इसमें प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फुल लेंथ प्रैक्टिस। कोई फुल लेंथ का अलग प्रोसीजर होता है और यूनिट वाइज का अलग प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर से मतलब फुल लेंथ प्रैक्टिस करने से आपको अलग स्किल डेवलप होती है, और यूनिट वाइज प्रैक्टिस करने से आपको अलग स्किल डेवलप होती है। जब आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो आपके न्यूमेरिकली अप्रोच बिल्ड होती है, आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है, आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो यूज़ करना आता है, आपको फॉर्मूला रिवीजन करने का, याद करने का मौका मिलता है, आपको स्पीड इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। ये टास्क होते हैं यूनिट वाइज टेस्ट के। फुल लेंथ टेस्ट के टास्क होते हैं 3 घंटे तक अपने आप को कैसे मैनेज किया जा सकता है। फुल लेंथ का टास्क होता है कि आप 3 घंटे में कितना डर रहे हैं, उस डर को खत्म करना। ये टास्क होता है कि लगातार 4-5 क्वेश्चन 4-5 यूनिट के नहीं बने तो आप क्या डिसीजन लेंगे। फुल लेंथ का टास्क होता है कि आप बार बार पेपर देते हैं तो पेपर के प्रति लगाव हो जाता है, डर खत्म हो जाता है कि बस पेपर में लिखना है। आप इस बार तो आपको लिखने की भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, तो ज़्यादा लोड ना ले। हमने इन सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए पूरी तैयारी को 3 भागों में बांट दिया है। आप कोर्स के जो यूज है उसके सेकंड पॉइंट में ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। हमने क्या किया, कंप्लीट जो कोर्स है उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया। पोर्शन नंबर 1 जिसका नाम है फेज 1, जिसमें आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की है, फिजिक्स सीखने की है, क्योंकि ये नहीं सीखोगे तो ना तो डिस्क्रिप्टिव होगा ना MCQ होगा। दूसरा आपका टास्क है जो आपने सीखा है उसको यूज़ करना, है ना, तो उसका नाम है फेज 2। और तीसरा जो आपने सीखा है, तीसरा जो पोर्शन है वो है फेज 3, जिसमें आप अपने आप को एग्जाम की स्किल्स के अकॉर्डिंग तैयार करते हो। हमारा टास्क ये भी था कि दिए हुए टाइम में आपको तैयारी करवानी है, इसलिए लेक्चर की संख्या फिक्स है। हमारे लेक्चर की संख्या आपको 105 के आसपास है, जिसमें 2-3 लेक्चर इंक्रीज होंगे, तो 105 से 110 के आसपास लेक्चर है। आप यदि ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं पढ़ने की, आप लाइब्रेरी में बैठते हैं, आप यदि कम टाइम में कंटेंट को कवर कर सकते हैं, तो लगा लीजिए आप 105 लेक्चर हैं और हर लेक्चर लगभग 2 से 3 घंटे का है, ठीक है। तो लगभग एवरेज 2.5 घंटे का मानेंगे आप, तो करीबन 300 घंटे के आसपास का आपका कंटेंट है। अब 300 घंटे का कंटेंट है, फिक्स है ना। तो आपको क्या करना है, एक दिन में यदि आप सोचो 3 घंटे का कंटेंट यदि 1.5 की स्पीड से देखते हो तो ये लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है ना। तो आप देखेंगे कि आप चाहें तो 3 घंटे का कंटेंट देखिए तो 50 दिन में हो जाएगा। आप यदि 4-5 घंटे पढ़ लेंगे तो आपका ये 40 से 50 दिन में या 30-35 दिन में पूरा कंटेंट हो सकता है कॉन्सेप्ट वाला। क्योंकि आपको लिखना कुछ नहीं, हमने बुक्स के तौर पे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, जैसे ये हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो एज इट इज़ बुक में है, ठीक है, आप डेमो देख लेना। तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपको लिखना कुछ नहीं, लिखा हुआ सारा कंटेंट है, तो सारा टाइम आपका सेव हो रहा है, बच रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, केवल कंटेंट को पढ़ना, केवल प्रैक्टिस करना, केवल कॉन्सेप्ट को समझने की जिम्मेदारी। आराम से पेशेंस के साथ बुक सामने रखिए, लेक्चर को चालू कीजिए। और एक्स्ट्रा यदि लिखना चाहते हैं, आप समराइज करना चाहते हैं, आप शॉर्ट्स नोट बनाना चाहते हैं, तो उसमें स्पेस है, आप बना भी सकते हैं। तो ये है आपका फेज 1, जिसमें आपकी जिम्मेदारी केवल और केवल बुक की हेल्प से 105 लेक्चर्स को पूरा करना है। लेक्चर्स
हिंदी मीडियम में तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आती। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो एक बार डेमो लेक्चर जरूर देख लेना। लेक्चर्स के टेस्ट के देखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी हमने फेज 2 फेज 3 में टेस्ट रखे हैं, जितने भी टेस्ट रखे हैं वो एग्जैक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बट लेक्चर्स को आप एक बार देख लेना क्योंकि हम नहीं चाहते खरीदने के बाद आप ये रियलाइज़ करें कि नहीं यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्या होता है, फीस तो रिफंडेबल होती नहीं है, तकलीफ आपको बहुत बनती है, आपको मेहनत लगती है। तो बेटर ये है कि यदि आपको डेमो समझ आ रहा है तो आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा है। यदि डेमो समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेल्फ तैयारी भी कर सकते हैं, कहीं और से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं से करोगे या तैयारी कोचिंग से ही करोगे तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है। हम तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट डेमो लेक्चर जरूर देखना ठीक रहता है, जिससे आपके और हमारे जो रिलेशन है वो खराब ना हो। तो ठीक है, फेज 1 में आप ये काम करेंगे, इसमें आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना। अब आपका माइंड मेकअप हो गया कि मेरे पास जब बुक्स पहुंचेंगी घर पे तो मुझे लेक्चर चालू करके कम से कम, जब तक आप जैसे KBS को यदि आप सेंटर में रखें तो टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम आपको जनवरी में है, तो आप जनवरी तक कोशिश करें कि 2-3 घंटे फिजिक्स पढ़ के आप जनवरी टीयर फर्स्ट तक एक बार फिजिक्स की बुक को पूरा कर दें। एक बार आप फिजिक्स के टॉपिकों को पूरा कर दें, जिससे क्या होगा, प्रेशर खत्म हो जाएगा। फिर आप टीयर फर्स्ट के बाद केवल प्रैक्टिस का काम रह जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको देखो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप कहोगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास 3 घंटे, तो भाई फिर आप देख लो, हम ये नहीं कहेंगे तैयारी छोड़ दो, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी है, नौकरी भी बहुत बड़ी है, मेहनत भी मांगेगी। आप सोचो कि मैं बिना मेहनत के काम कर दूँ तो नहीं होगा। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी जाती है, हमने किसने लिखी है वो तो हमको याद नहीं रहा, बट लाइन बहुत अच्छी थी इसलिए याद रह गई। जिंदगी एक रेस्टोरेंट की तरह होती है, यदि आपके पॉकेट में 10 रुपीज़ हैं तो आपको 10 रुपीज़ का ही कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। यदि आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, आप यदि अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा, मतलब आपके अकाउंट में 200 रुपये होने चाहिए। तो यदि आप फर्स्ट ग्रेड जैसी जॉब लेना चाहते हैं, आप यदि PGD टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी एक कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। नहीं तो आप फिर कम में संतुष्ट होना चाहते हैं तो कम मेहनत कीजिए। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि आपको ये 3-4 महीने इतने अच्छे से निकालने, इतने अच्छे से मेहनत करनी है, 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। हम आपको खुश करने के लिए कह दें कि हाँ आप कोर्स ले लो एक बार, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, जैसे कोर्स लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको ही पता है हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हम कितना भी कंटेंट आपको दे दें, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको भी पता है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप भी टीचर हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो नोट्स हैं उसकी हेल्प से 105 लेक्चर को फटाफट 30, 40, 45, 50 दिन में अकॉर्डिंग टू यू आप कर सकते हैं। उसके जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होंगे, आप हल्का सा केवल 2 दिन में, 2 डेज में रिवीजन मारेंगे पूरे इस बुक का। आपके पास कंटेंट लिखा है, रिवीजन करने के बाद आप यूनिट टेस्ट ज्वाइन करेंगे। यूनिट टेस्ट ध्यान रखना इतने शानदार तरीके से डिजाइन किए हैं, आप चाहें तो जैसे KBS है तो आपको 60 MCQ का अलग टेस्ट दे रखा है, एक यूनिट वाइज। जैसे आपके 25 यूनिट है तो 25 यूनिटों के 25 यूनिट टेस्ट हैं। ठीक है, और हर एक यूनिट टेस्ट में हमने 3-3 पोर्शन कर रखे हैं। 60 MCQ देना चाहता है तो आप 60 MCQ दे सकते हैं। आप 10 डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूनिट की, आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं 60 और 10 को मिला के एक कंप्लीट 3 घंटे का टेस्ट दूं, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो हर एक यूनिट को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन है, तो यूनिट एंड डायमेंशन के 60 क्वेश्चन वाला टेस्ट भी आप दे सकते हैं, 10 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इन दोनों को मिला के आप 3 घंटे का भी कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, डिस्क्रिप्टेड आपको 2 तरीके के, एक तो हिंदी लैंग्वेज में, तो हिंदी वाले स्टूडेंट इस वाले टेस्ट को ओपन करेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इस टेस्ट को ओपन करेंगे। दोनों में क्या अंतर है, क्वेश्चन दोनों में सेम है, इसमें क्वेश्चन और आंसर हिंदी में लिखा है, इसमें क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में लिखा है। तो डिस्क्रिप्टेड है ना, तो पूरा इंग्लिश में आंसर है। आप फुल लेंथ देखेंगे तो फुल लेंथ में भी सेम कंडीशन, हिंदी इंग्लिश का अलग अलग टेस्ट है, तो आप हिंदी वाला ओपन कीजिए या इंग्लिश वाला, दोनों देंगे, आप कोई सा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में मिलेगा, आपको दोनों मिलेंगे। MCQ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो MCQ तो आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेज 2, जिसमें आपके 25 यूनिट के टेस्ट हमने दिए हैं। तो टोटल टेस्ट 25 फुल लेंथ टेस्ट मान लो यूनिट वाइज, या इसमें 25 MCQ हैं, इसमें 25 डिस्क्रिप्टेड हैं। तो टोटल टेस्ट तो आपको दिखाई देंगे 75, बट आप चाहें तो डिस्क्रिप्टेड और MCQ अलग अलग इंडिविजुअल अटेंड कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, हमने आपको 25 यूनिट टेस्ट दिए। 25 यूनिट टेस्ट का मतलब एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 टेस्ट तैयार किए जो 3 घंटे के लिए हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं केवल MCQ देना चाहता हूं उस यूनिट का, तो आप केवल MCQ वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी प्रोवाइड किया है। किसी को लगता है कि मैं अब डिस्क्रिप्टिव देना चाहता हूं तो डिस्क्रिप्टिव दे सकता है, किसी को लगता है मैं दोनों को मिला के 3 घंटे का देना चाहता हूं तो 3 घंटे का दे सकता है। तो सारी फैसिलिटी आपको दे दी है। इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे,
आपको जो इस फेज़ 2 का पर्पस है वो क्लियर होगा, रिवीजन होगा, फॉर्मूले याद होंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगी, लिखना सीखेंगे, राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी। और फेज़ 3 में आपकी फुल लेंथ टेस्ट है, तो हमने 17 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं। 5-5 यूनिटों को मिला के आपका सिलेबस देखना, 5-5 यूनिटों को मिला के हमने 5 टेस्ट तैयार कर दिए हैं, जिससे आप एक बार 5-5 यूनिटों के साथ वापस रिवीजन कर लें, आपका एक मिक्स टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने 2 टेस्ट अलग से तैयार किए हैं, जिसमें एक में 13 यूनिट है, एक में शायद 12 यूनिट है ना, 12 और 13 15। तो इसका मतलब एक 11th का पूरा टेस्ट है, एक 12th का पूरा टेस्ट है, 3 घंटे का फुल लेंथ। उसके बाद हमने जो 10 टेस्ट दिए हैं वो पूरे फुल सिलेबस के दिए हैं, जो आपका एग्जैक्ट सिलेबस है। इसके लिए हमने 10 सीटें प्रोवाइड की हैं आपको, प्रैक्टिस शीट, वो आपके घर पे आती हैं जब आप कोर्स ऑर्डर करते हैं, तो आपको इसी में ही आपको काम करना है। साथ साथ हमने आपको EMRS का भी दिया हुआ है कंटेंट, KBS का बैच लोगे तो भी आपको EMRS का कंटेंट, मतलब OMR शीट और 15 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको स्पेस आएगा, प्रैक्टिस शीट आएगी। आप चाहें तो उसको एज ए EMRS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको KBS की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे। हमारे लिए ज़्यादा आसान था EMRS तैयार करना, क्योंकि EMRS में क्या 15 डिस्क्रिप्टेड है, तो कोई स्टूडेंट उसको KBS की तरह इस्तेमाल करना चाहता है तो 10 क्वेश्चन का आंसर लिख ले, तो उसके लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये है कोर्स का बेहतरीन तरीके से यूज, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। एक होता है कि जैसे कभी कभार ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी जब जैसे PGD एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्पेशली सेंट्रल एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होने और ना होने को लेके जो पॉइंट होता है, जो पैरामीटर होता है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है टाइम का। सेंट्रल एग्जाम आपको टाइम बहुत कम देता है तैयारी करने के लिए। आप पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, ये 2-3-4 महीने में पूरा प्रोसेस करवा देता है, जबकि स्टेट बोर्ड में तो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में तो 3 साल में पेपर हुआ है, राजस्थान में भी 1 साल तो मिलता है, 1 साल 1.25 साल मिलता है, बिहार में भी ऐसे मिलता है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, सेंट्रल एग्जाम में क्या है, टाइम की प्रॉब्लम है। यदि आपको कंटेंट पसंद आ गया है, यदि आपको डेमो पसंद आ गया हमारे इंस्टीट्यूट के, हमारी कोचिंग के, यदि आपको बुक्स पसंद आ रही है, तो लेने और ना लेने को लेके कंफ्यूज ना हो। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप आज लेंगे तो भी आपके कोर्स का सब्सक्रिप्शन टिल एग्जाम है, और 1 महीने बाद लेंगे तो भी कोर्स का एग्जाम टिल एग्जाम है। तो यदि कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो आपको अपने लेवल पे डिसीजन लेना है। यदि कंटेंट समझ आ रहा है और आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए, तो लेट लेने का प्लान ना बनाएं, क्योंकि कोर्स रहेगा तो कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहेंगे, बुक्स आपके पास होंगी तो कुछ ना कुछ कंटेंट आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि टाइम मिलता है। यदि कुछ नहीं लेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ ले लेंगे पढ़ने के लिए तो टाइम यूज होगा। तो लेने और ना लेने का जो डिसीजन है, तैयारी किस तरीके से करनी है, ये जो डिसीजन है आप जल्दी करें। आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिलेबस निकाल लें, आप एग्जाम का जो पैटर्न है वो अपने सामने रखें, और जो हमने कुछ खास बातें बताई उसको ध्यान में रखें, आप सेल्फ तैयारी करना स्टार्ट कर दें। फिर आप कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेन क्या है, टाइम कहाँ खराब होता है, कन्फ्यूजन में। ज्वाइन करूँ ना करूँ, सेल्फ करूँ, यहाँ करूँ वहाँ करूँ, एक डिसीजन कर लो किसी दिन बैठ के, अच्छे से डेमो देखो, 1, 2, 5, 7। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो डेमो जरूर देख लें, जिससे क्या होगी, फ्यूचर में कोई परेशानी आपके लिए भी ना आए और हमारे लिए भी ना आए। तो यदि आपको लगता है कि मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं तो फिर आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मौके लौट के नहीं आएंगे। फिजिक्स आप सीख जाओगे, ये गारंटी है, कि फिजिक्स को बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत प्यारे अंदाज में धीरे धीरे पढ़ाया है, जैसे हम आपसे चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी आपकी और क्वेरी है तो आप हमारे नंबर्स पे चर्चा कर सकते हैं, और ये जो है ना, और PGD फिजिक्स पॉइंट ऐप पे आप कंटेंट का डेमो देख सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा, है ना। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑफिस टाइम में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी कोई भी आवश्यकता है तो आप बताइए। ठीक है, थैंक यू।